अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में आप सब लोगों को हमेशा की तरह खुश आमदीद। दिसंबर का लास्ट टिकट चल रहा है और स्पेशली नाज़रीन जो है छुट्टियों का सिलसिला आने वाला है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होने वाली हैं। अभी तो जो है नताइज निकल रहे हैं। कुछ लोग बच्चे जो है वो मायूसी का इजहार करेंगे और कुछ बहुत खुशी से अपने जो है छुट्टियों का आगाज़ करेंगे, छुट्टियाँ मनाएंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे, बर्फ़बारी देखेंगे। लेकिन स्पेशली जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में एक लम्हा फ़िक्रिया जो है कि हम रिश्तों की वैल्यूज़ जो भूलते जा रहे हैं। पहले जब छुट्टियां हुआ करती थी रिश्तेदारों के घर जाया करते थे, पुप्पो के घर जाया करते थे, मामू के घर जाया करते थे। स्पेशली प्लान हुआ करता था कि एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और छुट्टियां आएंगी तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे, यहाँ जाएंगे। लेकिन आजकल तो हम हमसायों के घर भी नहीं जाते। आज स्पेशली हम रिश्तों की वैल्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलो, मेरे साथ फोटोग्राफर मौजूद हैं जिनके 25 साल का करियर जिन्होंने फोटोग्राफरी में गुजारा है। आजकल क्या कर रहे हैं, कैसा फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान का। अरशद गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद सर प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ मेरे साथ जो है एक्स चेयरमैन हैं जी रेगुलेटरी स्टैंडिंग कमेटी FPCCI के मोहम्मद इजाज़ खान साहब। बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के टिप भी पूछेंगे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्वालिटी कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से प्लान लेकर आए हैं, स्पेशली यूथ के लिए उनकी क्या प्लानिंग है और उन्होंने खुद किस तरीके से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इजाज़ खान आपका प्रोग्राम के कीमती वक्त के लिए। और हमारे साथ आयशा नासिर भी मौजूद हैं जो कि ब्लॉगर हैं और स्पेशली उन्होंने ब्लॉगिंग में मदर की सोशल वर्किंग के ऊपर जो है काम का आगाज़ किया है। किस तरीके से माओं की देखभाल और उनको भी मुआशरे का किस तरीके से हिस्सा बनाना है उसके ऊपर काम कर रही हैं। आयशा नासिर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। रिश्तों की जो वैल्यूज़ हैं, रिश्तेदारों की आना जाना, खाने पका करते थे और छुट्टियों का बच्चों को स्पेशली मदर थ्रेट किया करती थी कि मामू के घर नहीं जाओगे अगर अच्छे मार्क्स ना आए। तो आजकल वो वैल्यूज़ आपको नज़र आती हैं? आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो रहा है और लाइक डिटीरियरेट हो रहा है। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि लोग इकट्ठे नहीं रहना चाह रहे, उसकी वजह ये भी है कि अब लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, वो बड़े बड़े घर नहीं हैं, छोटे हमारे अब घरों के साइज़ छोटे हो गए हैं। पहले बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, तो साइज़ की वजह से फिर लाहौर इतना बड़ा हो गया है कि अगर किसी की जॉब डिफेंस में है और अबाही घर अंदरून शहर में है तो वो इम्पॉसिबल है। स्कूल्स अब डिस्टेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो क्योंकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम कम हो गया या ख़त्म हो रहा है। तो जो हमारी एक पहले तो रिश्तेदारों को मिलने के लिए आपको एफ़र्ट नहीं करना पड़ता था, सब लोग आपके साथ ही रहते थे। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो ताया चाचू दादो एवरी एक ही घर। मैं भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी हुई हूँ, तो ऊपर ताया नीचे ताया, एक साइड पे हम और बीच में दादो। तो आपको कोई एफ़र्ट नहीं करना था, मतलब आप चलते फिरते ही सबको मिल रहे थे। बट जब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाए तो फिर आपको एक एफ़र्ट करना पड़ता है, फिर आपको कॉल करके पूछना पड़ता है जी आप घर पे हैं, हम आ जाएं। तो ऑब्वियसली उससे हमारा निज़ाम जो है वो वेस्टर्नाइज थोड़ा हो गया है, बिकॉज वेस्ट में भी यही है कि लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। तो अब इसका सिर्फ नुकसान ये है कि बिकॉज हमें आदत ही नहीं है इस सिस्टम की, तो अब हम वो एफर्ट करने में हमें देर लग रही है, बिकॉज हमें आदत ही नहीं है। अभी भी लाइक मेरे अब्बू अपनी बहनों के घर कभी कॉल करके नहीं जाएंगे, तो उसका नुकसान ये होता है कि कभी कभी बहनें नहीं मिलती घर पे और फिर आपकी वो विजिट मिस हो जाती है, बिकॉज आदत नहीं है। क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे तब तो आपको कभी नहीं कॉल करके पूछना था, आपको नजर आ जाती थी खिड़की से कौन अवेलेबल है कौन नहीं अवेलेबल, आप खिड़कियों से ही देख लेते थे। तो अभी तक हम वो कैचअप नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग अभी एक लाइक कश्मकश में है कि हम अभी कंप्लीटली वेस्टर्न नहीं हुए और हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि अच्छा कॉल्स करो, इन्विटेशंस लो, वो सब कुछ। फिर ज़ाहिर है जब आप अलग-अलग रह रहे हो तो हर बंदे का लाइफस्टाइल फिर थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है। सो इस तरह के इश्यूज हैं। तो ये वाली जो जनरेशन है ये थोड़ी ट्रांजिशनल है कि ना हम लाइक हमारा जो एक निज़ाम इतने सालों से चल रहा था, जो मशरिक की लाइक एक बेसिस थी, वो ख़त्म हो रहा है और जो नया निज़ाम है वो अभी प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। इजाज़ खान साहब आप क्या कहेंगे, जब आप अपना अगर बचपन को देखें और अपने स्कूल लाइफ को देखें तो बड़ा उस वक्त हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि सब एक जॉइंट फैमिली का जो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, इस वजह से शायद रिश्तों में वो अपनायत नहीं रही और वो सिला रहमी नहीं रही, हमें एक दूसरे का ख्याल नहीं है। जी बड़ा अच्छा इन्होंने बहुत सारी बातें अभी इन्होंने हाईलाइट की हैं। मेरा बेसिकली लाहौर के अंदरून शहर से ताल्लुक़ रहा है, मैं वहीं की पैदाइश हूँ। मुझे इन वैल्यूज़ का, जो हमारी माशरती वैल्यूज़ का बड़े अच्छी तरह इदराक है। बात यह है कि वो अब ये जो कमर्शलाइजेशन होने के बाद
जो अंदरून शहर की आबादी थी वो कंजस्टेड होने के वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, एक वास्ट मेजॉरिटी वो नकल मकानी कर गई है। अब वहाँ पे ये ट्रेडिशन देखने में मिलती थी, लोग शाम को चौपाल की तरह थड़ों पे बैठते थे, कोई गीत गाता था, कोई शेर व शायरी सुनाता था, लोगों का कोई मोहल्ले में मसला होता था तो वो म्यूचुअली उसको डिस्कस करते थे, यानी कि एक दूसरे से बाखबर थे। लेकिन आज वो वैल्यू, जैसे लोगों ने अपने उन इलाकों को छोड़ा है तो उनकी वैल्यूज़ जो है ना, वो इन्होंने बताया कि वेस्टर्न हम लोग तो आधे तीतर आधे बटेर हो गए हैं, ना हम वेस्टर्न रहे हैं ना हम ईस्टर्न रहे हैं। अब ये बड़ा बात होता है जो डबल हो रहा, तो या तो हम पूरे वो हो जाएं या हम पूरे अपने आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वैल्यूज़ है ना मशरक़ी, उनका दुनिया भर में कोई अपना उसका वो मुतबादल नहीं है। लेकिन बात यह है कि हुकूमती सतह पर और अपना इनफरादी सतह पर इस पे काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। आपको पता बसंत फेस्टिवल होता था, सारा अंदरून शहर में होता था। ज़बरदस्त। आप देखें कि किस तरह बरकी कुमकुमों से छतों पे एक रोशनी हो जाती थी, इन्विटेशन दिए जाते थे और इनविटेशन पकवान पकते थे, लोग देते। लेकिन फिर फायरिंग ने आकर उसको ऐसा किया कि इंसानी अलमिया पैदा कर दिया, लोगों की गर्दनें कटना शुरू हो गई। मजबूरन हुकूमत को इसके ऊपर कदगन लगानी पड़ी और इसको बंद करना पड़ा। ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया था हमारा अंदरून शहर का, और टूरिज़म इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था पूरी दुनिया में। लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने बसंत को बंद कर दिया, ना कि केमिकल की डोर या फायरिंग को बंद कर सकी। ये अजीब है कि मरीज़ को मार दो, ना कि उसकी बीमारी का इलाज करो। अब बात ये आती है कि पहले ये वैल्यूज़ होती थी कि एक मोहल्ले में घर होता था तो आप साथ वाले को, बुजुर्ग को नाम से नहीं बुलाते थे, उसको चचा कहते थे, अंकल कहते थे। यानी आप अपने दादाबू को दादाबू, उन साथ वाले को छोटे दादाबू कहते थे। कोई चीज़ घर में पकती थी तो वो ना सिर्फ अपने घर में उसको एंजॉय करते थे, फ़राख दिली से उनके घर में भेजते थे, उनके घरों से हमारे घरों में आती थी। इस तरह ईद पे जब पकता था, यानी ईद का त्यौहार आता था तो रात को इंतज़ाम किया जाता था, सवैयाँ पकती थी, वो सवैयाँ पूरे मोहल्ले में तकसीम होती थी, दूसरे लोग भी। अब लोग हमने वेस्टर्न अंदाज को अपनाते माते इसको एक सिक माइंडेडनेस समझ लिया, हालांकि ये बड़ी एक वैल्यू है। बच्चे डरते थे, जिस तरह अपने पेरेंट्स से डरते हैं, उनको खौफ था कि अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे ये भी डांटेंगे। अब तो आप ज़रा कह के तो देखें, किसी पड़ोसी के बच्चे को डांट के तो देखें, आप क्यों को हराम मच जाएगा। ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई हैं। तो अब बात यह है कि गवर्नमेंट को लेवल पे हमें अपने कल्चर को अपहोल्ड करना चाहिए, हमें अपनी ट्रेडिशंस को दोबारा ज़िंदा करना चाहिए, और हमें ये जो कमर्शलाइजेशन हो रही है अंदरून शहर की, जो कल्चरल उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमें उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। ना कि हमने इदारे बनाए हुए, वॉल सिटी अथॉरिटी बनाई हुई है, हमने और इदारे बनाए हैं, वो रिश्वत लेके लोगों को प्लाजे बनाने देते हैं। तो शहरों की शक्लें बदल रही हैं पूरी दुनिया में। ये टूरिज़म के लिए अंदरून शहर एक बहुत बड़ा एसेट है। मैं अंदरून शहर के अलावा मैं कराची की भी बात इसी तरह करूँगा, जो हमारे मुल्क के पेशावर की बात भी इस तरह। ये हर बड़े शहर का ये मसला है। हुकूमती लेवल पे इस पे बड़े सीरियस किस्म के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और लोगों को स्कूल लेवल पे बच्चों को हमें ये अपनी कल्चर इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, ना कि हमें कहना चाहिए कि ये अपनाओ वो अपनाओ। हमें अपने ड्रेस को प्रमोट करना चाहिए, हमें ना वो भी पहने, लेकिन ये है कि अपने बच्चों को हम उन ड्रेसेस से बिल्कुल ही लाताल्लुक ना रख दें कि वो बिल्कुल ही भूल जाएं। आप उनको सब कुछ इंट्रोड्यूस करवाएं, लेट देम टू चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, अशर गौरी साहब ये हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया का कितना इस वक्त रोल है रिश्तेदारों को जोड़ने में या तोड़ने में? आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में है, कोई अच्छा खाना खा रहा है और सब रिश्तेदारों को पता चल रहा है, उसमें कोई गरीब रिश्तेदार भी ऐड है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो कितना कहेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी में सोशल मीडिया का, या दूर करने में? बेसिकली मैं प्रेफर करूंगा कि दूर ज़्यादा कर दिया सोशल मीडिया ने हमको ना। हम अपने दोस्तों से, जैसे आपने पहले सवाल किया कि पहले छुट्टियों में प्लानिंग्स होती थी,
तो मैं आयशा की बात को भी सेकंड करूंगा कि जो फासले बढ़ गए हैं, जो लोग दूर चले गए हैं, रिश्तेदार दूर चले गए, अब कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली आना जाना इतना आसान नहीं है, अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। और एजाज साहब ने भी काफ़ी बातें बता दी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं कि जिस बिहाफ पे हम दूर हो गए हैं। मेरे हिसाब से आजकल के बच्चों का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि माइंडसेट चेंज होने की वजह से वो फैमिली वैल्यूज़, वो जो हमारी ख़ानदानी कदरें हैं वो दूर हो गई हैं। इसलिए हमें अपने अंकल का, अपने चाचा का, अपने ताया का वो ओहदा और वो उनकी पोजीशन हमें पता होती थी फैमिली में, क्योंकि उस वक्त जॉइंट सिस्टम थे, काफ़ी हद तक फैमिली रोब होता था। लेकिन अब क्योंकि सब लोग इंडिविजुअल रहते हैं तो हर आदमी अपनी मस्जिद बना के रह रहा होता है, समझे ना। उसको वो माँ बाप वो वैल्यूज़ कम्युनिकेट नहीं करते। माँ बाप बच्चों से ज़्यादा बातें करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में आजकल एक चीज़ आई हुई है कि जी जनरेशन गैप हो गया है अब हमारे दरमियान ना, बच्चों की और हमारे दरमियान जनरेशन गैप हो गया है। अब्बा अम्मा क्या पुरानी बातें कर रहे हैं, इस किस्म की लोग बातें करते हैं आजकल ना। लेकिन एनी हाउ ये बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें तो अपने हमसायों से भी इतनी मोहब्बत रखनी चाहिए, उनका भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना दोस्त रिश्तेदारों का है। आई होप कि हमारे बच्चे भी अच्छी तरह हमारी फैमिली वैल्यू को सुधरें और समझें। अच्छा, समटाइम जो बच्चे हैं वो तारुफ करवा रहे होते हैं पेरेंट्स, ये आपके चचा का बेटा, ये आपके कज़न है, तो वो उनको अच्छा ये मेरा कज़न है, इसमें भी बड़ा ताजुब महसूस होता है। खैर मैं कुछ फैमिलीज़ बिस्मिल्लाह से अगर मैं तो इस फैमिलीज़ में नहीं हूँ कि मेरे बच्चों को ये पता करे कि ये मेरे चाचा का बच्चा है, ये मेरे मामू का बच्चा है। एटलीस्ट हमने अपने बच्चों को इस तरह एजुकेट किया हुआ है कि वो सब एक फैमिली साइकिल्स के अंदर रहते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट्स का पता है। बस ज़बरदस्त। आयशा नासिर माशाल्लाह से ब्लॉगर हैं आप स्पेशली, और स्पेशली जो ये शोबा है लोग इसको इस वजह से अपनाते हैं फेम मिले, किसी ना किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। तो आपने मदर्स के ऊपर जो है काम करने के लिए इसको चूज़ किया, इसके बारे में बताइएगा। तो बेसिकली मैं खुद एक मदर हूँ एंड मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो मेरा जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 9 साल का है। तो जब वो पैदा हुआ था तब मैंने रियलाइज़ किया था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, लाइक क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया। तो पहले जब एक बच्चा पैदा होता था तो दादो बताती थी कि अच्छा बच्चा अगर रात को रोए तो ये करो, या नानो बताती थी, या चाची, या कोई ना कोई आपको बताता था। अब वो सिस्टम नहीं रहा, तो अब आप व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ रहे होते हो, लेकिन अक्सर आपको मतलब सही इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता चलती, बिकॉज हो सकता है मतलब वो लड़की डॉक्टर ना हो जो आपको एडवाइस दे रही है, या उसने उसको भी किसी ने कुछ गलत बताया हो, वो भी आपको गलत ही बता रही है। लेकिन एक छोटी सी मिसाल है कि आप मेडिसिन के तहत 2 साल से कम बच्चे को आपको शहद नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो गुट्टी शहद की दे देते हैं, बिकॉज उनको नहीं ये अंडरस्टैंडिंग कि इससे बॉटुलिनिज्म का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है बच्चों में। तो इसलिए 2 इयर्स तक आपने बच्चों को शहद नहीं देना। उसके बाद ऑब्वियसली शहद इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसका कुरान में भी जिक्र है, लेकिन एक एज है, डेफिनेटली 1 ईयर से कम नहीं। बट हम तो बच्चे को पहली चीज़ ही वो देते हैं, तो बिकॉज वही लैक ऑफ अवेयरनेस है। बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बच्चे को शहद दो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन बन गई है कि आप दो। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा गलत मिस इन्फॉर्मेशंस हैं। तो जब कियान पैदा हुआ और मुझे था कि अच्छा मैं एक नई मदर थी, एंड ऑब्वियसली आप माँ बनने के लिए आप कोई कॉलेज नहीं जाते, कोई डिग्री नहीं है, आप बस खुद ही बन जाते हो, फिर खुद ही आपको समझना पड़ता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, खुद ही सीखना पड़ता है, माहौल से बिल्कुल खुद सीखना पड़ता है। अभी भी हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि फादर्स बहुत इन्वॉल्व हैं, तो मोर और लेस मदर को ही सब कुछ करना है, उसी को खुद ही सीखना है कि पैम्पर्स कैसे बांधने हैं, नहलाना कैसे है। मतलब आप अपनी मदर से सीख लेते हो, बट लाइक मेरी मदर की मैं सबसे बड़ी बेटी थी, तो उनको भी कोई भूल क्या हुआ था, जाहिर है इतने साल हो गए हुए थे। सो तब मैंने रियलाइज़ किया कि कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप हेल्प मांग सको, एडवाइस ले सको, सवाल पूछ सको। तो फिर उसके बाद मेरे जब और बच्चे हुए, चौथे बच्चा जब हुआ, उन दोनों में 8 इयर्स का फ़र्क है, तब मैंने रियलाइज़ किया कि अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लाइक अब इतने साल गुजर गए, मेरे अपने 4 बच्चे हो गए, एंड अब लोग मुझे एक्सपर्ट समझते थे बिकॉज मेरे 4 बच्चे थे। सो आई थॉट कि अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अब हाई टाइम कि मैं कोई ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ पर आपको लाइक मदरिंग ऐसी चीज़ें जो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको बहुत लोगों की हेल्प चाहिए होती है। आपको बाहर बिकॉज रिश्तेदार दूर रहते हैं, तो नेबर्स बहुत हेल्प करते हैं कि
अगर एक मदर काम कर रही है तो नेबर जाके बच्चे को बस स्टॉप से ले आएगी, अगर एक मदर लेट दफ्तर में काम कर रही है तो नेबर्स बेबी सिटिंग करेंगी, तो उधर एक कम्युनिटी पूरी हेल्प करती है आपको, नेबर्स हेल्प करते हैं, उधर ऑफिस स्पेसेस में भी प्रोविजंस हैं, मतलब बिकॉज उधर ऑब्वियसली का पेरेंट्स एक और स्टेट में रहते हैं तो वो तो नहीं हेल्प कर सकते। सो इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया कि मदर्स को एक हेल्प मिले हर तरह से, लाइक सवालों के जवाब से, डॉक्टरों के मशवरों से। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं जिनका मकसद ही होता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो मदर्स और बच्चों के इकट्ठे मिलकर खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप मतलब अगर आप वंडर वर्ल्ड जाओ तो बच्चे अकेले खेल रहे हैं, माएँ अकेली बैठी हुई हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट लाने की बहुत कोशिश की है कि आपने बच्चों के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करनी है, उनके साथ मिलकर खेलना है। ज़बरदस्त। इजाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी एक क्वालिफ़िकेशन जब कोई भी शख्स हासिल कर लेता है तो उसकी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि अच्छी जॉब मिले और सुकून से जो है अपनी इजी लाइफ को एंजॉय करे। बिज़नेस में कैसे आना हुआ, कैसे आपके माइंड में बना कि बिज़नेस करना है, पैसा कमाना और बिज़नेसमैन पाकिस्तान के फेमस आइकॉन में अपना नाम लेकर आना है? जी, ये मैंने 13 साल तक सरकारी नौकरी भी की है और उसके बाद मैंने एक एक्स पाकिस्तान लीव लेकर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया कि बिज़नेस में तो हमने 13 साल नौकरी करके तो बड़ा अपना वक्त ज़ाया किया है, तो बिज़नेस में आकर आपके लिए एक ऐसा जैसे आप किसी छोटे से स्विमिंग पूल से आप समंदर में उतर जाते हैं। आपकी अपनी एफर्ट है कि आप किस कदर क्या करना चाहते हैं, कितना आप अचीव करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये करते हुए भी तकरीबन 16-17 ईयर हो गए हैं माशाल्लाह बिज़नेस करते हुए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया। जो मेरे कोलीग्स थे जो भी आला ओहदों पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो लोग मुझ पे रेस्ट करते हैं कि यार तो बहुत अच्छा रहा। तो हम रह गए, हालांकि वो बड़ी बड़ी हैवी किस्म की सैलरीज गवर्नमेंट से ले रहे हैं और अदर इंसेंटिव्स वो ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तजारत में बरकत है। ये अंबिया का अपना वो पेशा रहा है। तो सीवीज भी आती हैं दोस्तोस्तों की सम टाइम, बेरोजगार दोस्तों की सीवीज भी आती हैं, यार कहीं एडजस्ट करवा दो। जी जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने इस काबिल किया है कि हमने तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो हमारे साथ अटैच है। तो ये जिनके चूल्हे जलते हैं, तो ये अल्लाह का करम है कि पहले हम डिपेंडेंट थे, अब हम अल्लाह देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मेरे से कोई बड़ा लफ्ज़ मेरे मुंह से न निकले, तो हमारे हाथों से वो बहुत सारे लोगों का आगे सिलसिला जारी और सारी है माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला तो इसमें ये बरकत चल डाले। रहा है जी। बिल्कुल। नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त खूबसूरत और माशाल्लाह सुरीली आवाज़ में उस्मा बेग ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। खुश आमदीद उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए। अरशद गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फोटोग्राफर हैं। आजकल पाकिस्तान में देखा जाता है जिसके पास DSLR है या जिसके दोस्त के पास DSLR है और वो फोटोग्राफर है। क्या कहेंगे, फोटोग्राफरी क्या है? फोटोग्राफी बेसिकली जो मीनिंग है, इट्स प्लेइंग विद द लाइट। लाइट को आप किस तरीके से कैप्चर करते हैं, समझे। कैमरे को तो नहीं पता ना कि इंसान है, कैमरा तो लाइट को कैप्चर कर रहा है, समझे ना। बेसिकली फोटोग्राफी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, समझे। यूनिवर्सल एक लैंग्वेज है, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा फोटोग्राफ वो होता है कि जिसको देखते ही आपको अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है, उसको पता चल जाता है, आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ना बताने की ज़रूरत है, ना समझने की ज़रूरत है। और रही बात आपका सवाल के DSLR लेके हर आदमी फ़ोटोग्राफ़र आज बनने की कोशिश में, तो आपको पता है कि आजकल प्रोफेशनलिज्म का दौर है। जब तक आप चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, आप एक सर्टन लेवल तक तो आगे आ जाएंगे। क्योंकि जो भी कंपनीज़ कोई कैमरा बनाती हैं, वो समझे कि वो लाखों की मालियत का कैमरा है, उसको एक आम आदमी लेमैन भी यूज़ कर सकता है और उसको एक प्रोफेशनल भी यूज़ करता है। उस कैमरे में उन्होंने ऐसे मोड्स दिए हुए होते हैं, ऐसे प्रोग्रामेबल मोड्स होते हैं कि जिनको आप पुट करके आप उसमें थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर टेकिंग सिचुएशंस जो है ना ऑलरेडी फीड अप होती हैं। आपने जब पॉइंट एंड शूट करके यू कैन टेक अ वेरी गुड फोटोग्राफ आउट ऑफ दैट। इसी तरह उसी के अंदर कुछ मैनुअल मोड्स होते हैं जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ हर चीज़ को बैलेंस करके आप फ़ोटो लेते हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक एजुकेट हो जाएंगे, उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो फिर आप सीखेंगे उस चीज़ को। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनलिज्म के लिए। अच्छा, इसमें एक फोटोग्राफर है बेसिकली नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है और उसको
बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की जो खूबसूरत चीज़ें हैं और उसकी दिलकश नज़ारे हैं इस दुनिया में, उसको कैप्चर करने का, उसको देखने का मौका मिलता है और उन्हीं को समो कर वो एक तस्वीर में ले आता है, जिसे आप फरमा रहे थे तस्वीर कहानी, ये तस्वीर बोलती है। जी जी जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान तो माशाल्लाह कुदरती ब्यूटी से मालामाल है और हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वन ऑफ द बेस्ट है और वो एक शहर है। जिन लोगों को, जिन फ़ोटोग्राफ़र्स को वहाँ जाकर फ़ोटोग्राफ़ी करने का इत्तेफाक होता है तो वो एक दफ़ा तो करके आते हैं और हर साल माउंटेन्स उन्हें बुलाते हैं, वो आबशारें हैं, वो पहाड़ उन्हें बुला रहे होते हैं। यकीन कीजिए कि आप उस इलाके में आप जाएंगे, आप भूल जाएंगे सब कुछ ना। और अल्लाह ताला की कुदरत है, आप कैप्चर करें। लेकिन आजकल जो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी में जो मुझे चीज़ पसंद नहीं आई है कि मोनोपुलेशन बहुत हो गया है। मोनोपुलेशन ये है कि फ़ोटोशॉप जो है ना बहुत आ गया है। ओरिजिनल फ़ोटो क्या होती है उसको फ़ोटोशॉप करके आप 90% उसकी चीज़ों को बदल देते हैं। लाइकवाइज वहाँ पे आपने जानवर डालने हैं, ऊँट वगैरह डाल दिए, आपने कुछ बैलगाड़ियाँ डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी, तो उस चीज़ से उस नेचुरल ब्यूटी का हुस्न मुतासिर होता है। तो मैं उन फोटोग्राफरों को गाए बगाए कहता रहता हूँ कि जो चीज़ जिस हाल में पड़ी है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, वो नेचुरल चीज़ है, उसको उसी हाल में रहने दें, उसको मोनोपुलेट करके दुनिया के सामने ना आवे। बिल्कुल ज़बरदस्त। उस्मा बेग क्या करती हैं इसके साथ? सिंगिंग के साथ साथ सिखाती भी हैं आप, अपने फ़न को दूसरों तक भी पहुंचाती हैं और किस तरीके से अपनी निजी लाइफ को जो है गुजारती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं KN वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इट्स माई सेकेंड टाइम टू केम हियर और इट इज़ वेरी प्लेजेंट। जब भी आते हैं बहुत मोहब्बत से, प्यार से और शौक़ से आप लोग बुलवाते हैं। इट इज़ रियली प्लेजर ऑफ माइंड टू। और संगीत तो ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर जो नहीं सुर समझता, आप ये समझ लें कि वो मेरे नज़दीक तो इंसान ही नहीं है। क्योंकि धड़कन की भी एक बीट है ना, बगैर धड़कन के इंसान एक सेकंड भी मिस हो जाता है तो फ़ौरन अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। एक सेकंड मिस हो जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो संगीत के बगैर तो मेरे नज़दीक कुछ भी इट्स नॉट कंप्लीट ना। अगर सिखाने की बात है तो आई एम लिटिल स्टूडेंट। मैं कोई बड़ी मैं नहीं समझती कि सब सारे इल्म मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ। तानसेन साहब से शाहजहां ने पूछा, जहांगीर ने, शाहजहां ने, वटेवर उस वक्त जो बादशाह था, कि तुम्हारे पास तानसेन कितना इल्म है? तो उन्होंने कश्ती में जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे पानी में से वो जो तुक्का गिरा ना, तानसेन ने कहा बस ये इतना ही आता है, इससे आगे कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं है, इससे आगे का गैब का इल्म तो अल्लाह को है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। तो ये तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप काम करते रहेंगे, सो यू गेन समथिंग, यू गेट समथिंग। और सबसे पहले, और अभी मैं कुछ डिस्कशन सुन रही थी, हमारी ज़ुबान में कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में वैसे बड़े भी लोग कहते हैं सारे, कि मुरादमंद होना बहुत ज़रूरी है, डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को एक्सेप्ट करना, दूसरों की बात को मानना, सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। संगीत के लिए सबसे पहली इम्पोर्टेंट शर्त ये है, सिखाना, सीखना, दीज आर टू फॉर। रिश्तों की वैल्यूज़ के ऊपर बात हो रही थी हमारी आज के प्रोग्राम, जो कि आज हमारे प्रोग्राम का उन्वान भी था। कितना आप समझती हैं कि जो गाना है या संगीत के बारे में आप बात करी, कितना कनेक्ट करता है रिश्तों को? संगीत ही तो कनेक्ट करता है एक्चुअली। देखिए, आप कोई हम सुनते हैं ना, सिर्फ मैं हम की बात करूँ, उसमें सुर होते हैं ओनली, आप उसको कानों में सुनते हैं तो आपको अपना आप याद आता है कि मैं कब्र में जाऊंगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे डंडे पड़ जाएंगे, मैं गुनाहगार हूँ, मैं ऐसा हूँ, दिस एंड दैट। अब वो सारी क्रिएशन है जो पोइट ने उस आर्टिस्ट को दे दी है। मैं तो नात खान को भी आर्टिस्ट ही कहूँगी, एम आई राइट? तो मैं उसको भी आर्टिस्ट कहूँ, उसकी फीलिंग नहीं होएगी, आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा वो क्या कह रहा है। आपके अंदर की फीलिंग को और ये कनेक्शन जो है ना सब लोगों का आपस में, इससे इन सब चीज़ों से कनेक्शन होता है आपस में। कोई ऐसे ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, हम कहते हैं अबे यार आहिस्ता बोलो, क्या हो गया? मम्मी बोलती हैं, डैडी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, वाई यू आर शाउटिंग टू मच।
धीरे बोलो, मुझे आवाज़ आ रही है। तो ये सब कुछ जो है, मोहब्बतों के जो रिश्ते हैं ना, वो आवाज़ से बनते हैं, क्योंकि बच्चा पहली आवाज़ ही सुनता है माँ बाप से। मैं एम आई राइट और नॉट? हाँ, पहली आवाज़ जो है ना, वो बच्चा वो आवाज़ से सिंक्रोनाइज होता है। तो जब उसकी ये सब कहानियाँ, ये सब बातें जो हमारे गिरदोनवा में हैं, कि बहुत बच्चे वाकई आजकल थोड़े, हम ये कह सकते हैं बकौल सबके के मॉडर्नाइज्ड ज़माना है, वी आर मॉडर्न नाउ। तो लेकिन जहाँ जहाँ पर मैंने ये देखा है कि जहाँ जहाँ जो रीतें हैं वो आज तक हैं और वो निभा रहे हैं, उनको निभानी आती हैं या नहीं आती हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो दे आर सल्यूटिंग दैट, और कंटिन्यूसली उन्होंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है, एंड इट्स गुड। लेकिन किसी जगह बहुत ज़्यादा यूजिंग जो है ये इलेक्ट्रिक मीडिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये उसकी वजह से भी थोड़ा सा ख़राब है काम, क्योंकि बच्चे ने अंदर रूम में ले जाना है। ज़ाहिर है, ऑब्वियसली मैं अपनी तो बात करूँगी कि मेरे बच्चे अगर गेम कोई खेल रहे हैं फ़ोन पर, तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूँगी, मैं गौर ही नहीं करना। मुझे मालूम है कि ये या कार्टून देख रहे हैं या फिर गेम देख रहे हैं। लेकिन जब वो 6+ हो जाएंगे ना, तो देन फिर मेरा बनता है कि मैं उसकी तरफ तवज्जो करूँ, मैं देखूँ कि क्या देख क्या रहे हैं, ये खेल क्या रहे हैं। तो उसमें कुछ थोड़ा सा हमारा भी, पेरेंट्स का भी फॉल्ट है कि हम समझते हैं हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इतने भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम ज़्यादा तवज्जो कर देंगे तो टेंशन है, हम कम तवज्जो कर देंगे तो टेंशन है। तवाज़ुन, बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बात है बस मेरी। बिल्कुल, दूसरों के साथ तो हम अपना कनेक्शन बनाने के लिए हमें प्यार, मोहब्बत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं, लेकिन अपने आप से कनेक्ट करने के लिए भी अपने दिल की आवाज़ सुननी पड़ती है। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। अरशद गौरी फोटोग्राफर हैं, 25 साल उन्होंने अपने इस प्रोफेशन में जो है स्पेंड किए हैं। आज वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं और मौजूदा दौर में किस तरीके से फ़ोटोग्राफरी के ज़रिए हम टूरिज़म में और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है इनकलाब लेकर आ सकते हैं, वो हमें बता रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ उस्मा बेग भी मौजूद हैं, जिन्होंने आज आते साथ ही आप लोगों को धड़कन के साथ कनेक्ट किया है। और इसके साथ साथ मोहम्मद एजाज खान, जो कि बिज़नेस में एक अपना नाम रखते हैं, एक्सपोर्ट के हवाले से, शूज़ और शूज़ की एसेसरीज के हवाले से जाने जाते हैं। आयशा नासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लॉगर हैं और स्पेशली मदर्स के ऊपर वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हैं और उनको ट्रेंड के हिसाब से एक्टिव करती रहती हैं। आयशा, इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे मदर्स को अवेयर कर रही हैं इस दौर में? जो आजकल सबसे बड़ा इश्यू है लाहौर में, वो स्मॉग का इश्यू है। तो हमने एक कैंपेन चलाई थी फ्रॉम नवंबर, जिसका नाम है अम्मीज अगेंस्ट स्मॉग। अच्छा। एंड ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ मिलके, मुराद राज साहब के साथ मिलकर चलाई है। और इसके थ्रू हमने 50 स्कूल्स में जाके सेशंस किए हैं ऑन स्मॉग। अब द इशू स्मॉग का सबसे बड़ा ये है कि लोग समझते हैं कि इससे गले ख़राब होते हैं, समझते हैं इससे नज़ला होता है, बट वो नहीं रियलाइज़ कर रहे कि इससे डेथ्स हो रही हैं। मतलब स्मॉग इज़ सबसे जो अभी बड़ा मसला है लाहौर का, वो स्मॉग है। एक रिपोर्ट के तहत लाहौर अभी दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह रहने के लिए, इट इज़ द वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, लाहौर। एक और रिपोर्ट के तहत हमारे लाहौर में 4th लार्जेस्ट किलर स्मॉग है। मतलब इससे 2016 में 1,35,000 लोगों की डेथ्स हुई। टिल नाउ नहीं, सिर्फ एक साल में 2016 में 1,35,000 लोगों की डेथ्स हुई थी। और जिन लोग, मतलब बाकी लोग जो हम हैं, जो जिंदा हैं अभी भी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5-5 साल कम हो रही है। तो अगर हमारे दादा 80 तक रहे थे जिंदा, तो हम नहीं रहेंगे, बिकॉज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो रही है। तो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि स्मॉग इज़ नॉट जस्ट एक इनकन्वीनियंस नहीं है कि आप सुबह दफ्तर जा रहे हो और आप लेट हो गए हो, या आपका गला ख़राब हो रहा है, या बच्चों का बुखार हो रहा है। इधर हर इंसान जो अभी लाहौर में सांस ले रहा है, स्पेशली जो मास्क के बगैर सांस ले रहे हैं, वो ज़िंदगी मौत की एक जंग लड़ रहे हैं। बिकॉज स्मॉग से
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। स्मॉग का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स। जब ये आपकी जिस्म में चले जाएं तो ये आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये ना आपके पास कोई दवाई है कि एक दफ़ा ये आपके सांस के थ्रू अंदर चले गए, आपके लंग्स में चले गए, आपके दिल में चले गए, आपके ब्रेन में चले गए, आपके खून में चले गए, तो आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते। ना आप कोई दवाई ले सकते हो कि जो ये पार्टिकल्स ख़त्म कर दे। बेसिकली जो कहते हैं ना कि सिगरेट नोशी बहुत ख़राब है सेहत के लिए, तो अब एक और रिपोर्ट है, एक मेडिकल रिपोर्ट है कि अगर आप लाहौर में सांस ले रहे हो सिर्फ, और आप सिगरेट नहीं पीते, सिर्फ यहाँ पर सांस लेना का मतलब है कि आप 30 सिगरेटें एक दिन में पी रहे हो। तो हम लोग कहते हैं कि सिगरेट ना पियो कि आपकी सेहत के लिए ख़राब है, बच्चों को दूर रखो कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए ख़राब है। लेकिन आप सोचें कि आपका बच्चा अगर इस हवा में सांस ले रहा है तो वो 30 सिगरेटें पी रहा है। तो यस, तंबाकू नोशी ख़राब है, लेकिन एक बच्चा अगर तंबाकू नोशी करता तो एक तो सिगरेटों से शुरू करता, सिर्फ क्योंकि वो बेचारा लाहौर में रहता है, लाहौर में पैदा हुआ है, लाहौर में सांस ले रहा है, वो रोज़ की 30 सिगरेटें पी रहे हैं। स्मॉग से अब बहुत प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो कहा जा रहा है कि आप लाहौर छोड़ दो, और जो नई प्रेग्नेंट उनको कहा जा रहा है प्लीज़ प्रेग्नेंट ना हो जब तक फरवरी का महीना नहीं गुजरेगा। मतलब ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसकी सीरियसनेस और जिसकी अभी तक ख़तरा लोगों को मुझे नहीं लगता कि समझ आया है। बिकॉज अभी भी लाइक आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा क्लब है लाहौर में, उधर उन्होंने नवंबर में एक बाहर मेला किया हुआ था, और मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि अभी तक इन लोगों को नहीं समझ आया कि आप बाहर मेला इस मौसम में कर रहे हो, हज़ारों लोग इस मौसम में सांस ले रहे हैं, मतलब उन लोगों की, और साथ बच्चे आए हुए हैं, उन बच्चों की साथ आप एक नाइंसाफ़ी कर रहे हो। बट क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ की इतनी आगाही नहीं है तो लोग अक्सर शादियां भी इस मौसम में बाहर ही होती हैं, एंड हम बच्चों को भी शादियों पे ले जाते हैं कि कोई नाराज़ ना हो, जबकि इस मौसम में स्मॉग में मास्क के साथ भी आपको चाहिए कि आप बच्चों को कम से कम लेके जाओ। इसीलिए उन्होंने स्कूल्स जल्दी बंद कर दिए हैं। एंड अगर आप घर के अंदर हो तो लोग नहीं रियलाइज़ करते कि घर के अंदर भी जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए आपको एयर प्योरीफायर्स चाहिए, आपको प्लांट्स चाहिए। तो अभी मतलब 5 साल से स्मॉग है लाहौर में, बट इस साल जाके एक आगाही मुहिम शुरू हुई है बहुत ज़्यादा, और बातचीत शुरू हुई है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। मतलब इंडिया, ईरान, चाइना जहाँ पर एयर पोल्यूशन थी और वहाँ उनका भी काफ़ी बड़ा मसला था, उन्होंने काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ ले आए हैं, उन्होंने आगाही बहुत पहले शुरू कर दी, हमने तो आगाही इस साल शुरू की है, तो अभी तो हम 5-6 साल पीछे हैं। और ये एक इमरजेंसी है जिसको मतलब आई होप, मैं हर जगह जाके बोल रही होती हूँ कि लोगों को इसकी आगाही हो, और वो मतलब बेसिक मास्क तो आप पहने बगैर बाहर जाना जुर्म है, आपके साथ भी, आपके बच्चों के साथ भी। बट उसके अलावा भी आपको इतना कुछ करना है, बच्चों को बाहर ना भेजें, एयर प्योरीफायर्स रखें, घरों को सील्स करें, और सबसे ज़रूरी है कि आप आवाज़ उठाएं, दरख्त लगाने की आवाज़ उठाएं। ये जो सबसे बड़ा मसला लाहौर में स्मॉग क्यों है और इतनी ज़्यादा क्यों है, इसकी 50% वजह है कि हम लोग जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम एक बच्चा एक गाड़ी में जाता है, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे बच्चे शहंशाह हैं, वो एक गाड़ी में जाएं, तो वो शायद वो शहंशाह हों, लेकिन वो जो इतनी लाखों गाड़ियाँ जो सुबह और दोपहर स्कूलों में जा रही हैं उसकी वजह से जो हमारी हवा में आलूदगी है। मतलब मैं कैंट में रहती हूँ और मैं रहती हूँ स्ट्रीट नंबर 5 में, स्ट्रीट नंबर 4 से भी एक गाड़ी HSN जाती है, मेरे घर से भी गाड़ी HSN जाती है, मेरे घर के 2 घर छोड़ के भी गाड़ी HSN जाती है। मेरा ख्याल है उस छोटे से एरिया से ना कोई 25-30 गाड़ियाँ जाती हैं, और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर ये एक बस जाए तो हमारे इस एरिया की भी हवा बेहतर हो जाएगी। वेरी नाइस। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश है कि हम मार्च तक स्कूलों को कन्विंस करें, माँ बाप को कन्विंस करें कि आप प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे लंबी ज़िंदगी रहें या आप लंबी ज़िंदगी रहो, प्लीज़ आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों को एक गाड़ी एक बच्चा ख़त्म करें, आप प्लीज़ बसेस की तरफ आएँ। अच्छा आयशा, वो ख़वातीन जिनका काम ही है वो अपनी जॉब के लिए निकलती हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, उन्हें आप किस तरीके से गाइड करती हैं? देखिए सब अभी क्योंकि स्मॉग है, क्योंकि 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं ना, एक होती है शॉर्ट टर्म कि अभी तो हम एक मुसीबत में हैं, अभी तो हम एक इमरजेंसी में हैं, तो इमरजेंसी में तो आपने अपने आप को बचाना है, जिस कदर बचा सको। तो आपने सन ग्लासेस पहननी है बिकॉज स्मॉग की वजह से आंखों में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, और आपने मास्क पहना है। मास्क 2 तरह के हैं जो इस स्मॉग में कोई आपको फ़ायदा देते हैं, N95 और N99।
तो आपने ये पहनने हैं और आपने वो सन ग्लासेस पहननी है और आपने अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहो। आप कोशिश करें कि आप सुबह विटामिन सी वाली चीज़ें लाइक ऑरेंज जूस, सेब, ये चीज़ें खाएं। और जाहिर है अगर आप काम करती हैं तो आपको घर से बाहर जाना है, पर आप कोशिश ये करें कि आप लंच ब्रेक में बाहर ना निकलें, आप अंदर ही रहें। बिकॉज अगर आप कुछ नहीं भी करते घर के अंदर या दफ्तर के अंदर स्मॉग कम होती है और बाहर ज़्यादा होती है। सो मैं मैं भी एक वर्किंग वूमन हूँ, तो मैं भी अपने जो मेरे ऑफिस में लोग हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि ज़ाहिर है दफ्तर तो आपने जाना है, बट आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप रोज़ जो दोपहर को निकलते हो लंच ब्रेक में वो आप ना निकलो, आप ऑफिस में ही अपना लंच घर से ले आओ। छोटी छोटी कोशिशें आपको ही बचाएंगी। लाइक आप अगर मास्क पहनोगे किसी और को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको ही फ़ायदा हो रहा है। एंड देन आप ये भी बहुत लाइक बच्चों सबसे ज़्यादा जो इसमें अफेक्ट होते हैं ना, बच्चे और बूढ़े होते हैं। तो इसलिए मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली कहती हूँ कि कोई नाराज़ होता है हो, आप अपने बच्चों को और अपने वालिदैन को निकलें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये तो ज्यादती है उनके साथ। तो लाइक अब मेरा छोटा बच्चा 3 साल का है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है इस मौसम में। तो अब उसको हमने घर के अंदर बंद किया हुआ है, उसके कमरे में एयर प्योरीफायर है और पहले वो फुटबॉल खेलता था, साइकिलिंग करता था, उसको बहुत शौक है आउटडोर एक्टिविटीज़ का, पिकनिक्स करता था, बहुत कुछ। अब वो एक कमरे में बंद है, हमने उसको कलरिंग बुक्स की आदत डालने की कोशिश की है, पजल्स की आदत डालने की कोशिश की है, बिकॉज उसको कभी कभी बहुत तंग आता है, उसको मैं कमरे में ही जंप्स करवा देती हूँ, बिकॉज एनर्जी होती है ना बच्चा में, वो क्या करें। एंड तो उसको मैंने कमरे में लॉक किया होता है, पूरा दिन वो लॉक रहता है, बिकॉज मैं क्या करूँ। बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, आपके दोस्त नाराज़ होते हैं, आप प्लीज़ खुद, बेशक अगर आपको रिश्तेदारी निभाना ज़रूरी है, आप शादी पे जाएँ, अपने बच्चों को बिल्कुल ना लेके जाएं और अपने वालिदैन को ना लेके जाएं। जबरदस्त। एंड होपफुली जो लोग शादियां रख रहे हैं बाहर, उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप लोग अंदर के हॉल्स में रखें। जाहिर है शादियां तो नहीं रुकेंगी, बट जो आउटडोर शादी है ना, वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक। बिल्कुल, इनडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। एजाज खान साहब, शूज़ एसेसरीज़ के में आपने काफ़ी नाम पैदा किया, काम भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी डेफिनेटली करते होंगे। कौन से फ्लॉज देखते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ शूज़ में आगे कैसे बढ़ सकती है, या इसमें कहाँ कहाँ तक आप काम कर रहे हैं? अच्छा, पहले मैं मोहतरमा की बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। गवर्नमेंट, मैंने ब्रॉड में ट्रैवल किया है, मैंने देखा वहाँ पे पब्लिक की जो ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे कि ये जैसे हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन टाइप की बहुत ज़्यादा मेट्रो टाइप की चलती हैं और अच्छे वेल ऑफ लोग जो है ना उस पर ट्रैवल करते हैं। और जैसे आप शंघाई में चले जाएं, आप बीजिंग चले जाएं या किसी और कंट्री में आप देखें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और दूसरा ये है कि मोटर बाइक्स वगैरह इलेक्ट्रिक यूज़ होती हैं, वो प्रो एनवायरनमेंट, वो फ्यूल यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट, ये स्टेप गवर्नमेंट ने लेना है कि वो जो ट्रांसपोर्ट है ना, अब इन्होंने बात की कि एक बच्चा एक गाड़ी पे जाता है, ये अफोर्ड करते हैं, हर पेरेंट करते हैं अफोर्ड, वो ये भी समझते हैं कि किंग लाइक ए किंग मैनॉक, वो जो है ना मेरा बच्चा जाए। हालांकि उसको हर किस्म के जो है ना उसके माहौल के लिए उसको रेडी करना चाहिए, अप एंड डाउन के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर बैन है, आप 8 क्लास तक तो बच्चे को गाड़ी पे लेकर जा ही नहीं सकते, वो स्कूल वैन में ही जाती है। तो वो बात ही आती है कि लाहौर जो बागों का शहर है, अब रोज़ाना 200 से 250 चिंची रिक्शा जो चलता है, जो शोर और धुआं ऐसे छोड़ता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर के गिरदो नवाह में आप देखें कि आप गांजू जाएं, गांजू से आपको 3 घंटे फास्ट ट्रेन में जाना पड़ेगा उनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, शहर के नज़दीक। उन्होंने कोई एक किस्म की इतनी सी भी कोई नहीं छोड़ी जो माहौल में आलूदगी पैदा करती है। यहाँ देखिए आप महमूद भुट्टी बांध पे चले जाएं, इधर इनके डिफेंस से उस पार चले जाएं, या इधर आप जो लाहौर के गिरदोनवा के इलाके शेखुपुरा रोड वगैरह सब इंडस्ट्री है, बहे जा बहाए लिए जा, कोई पूछने वाला नहीं है। हम बातें सारे करते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है छुट्टियाँ दे दो, छुट्टियाँ दे दो, लोग बच्चों की एजुकेशन का कौन अपना जिम्मेदार है। तो बात ये आती है गवर्नमेंट सेक्टर पे इस पे बड़े स्ट्रिक्ट। इजाज खान साहब, कुछ हमारे जो रिहाइश, हम लोग भी जो है वहाँ हमें पता चलता है सस्ती जगह है, तो हम खुद भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में रेजिडेंशियल एरिया बना लेते हैं ना, कुछ ये हमारे लोगों का भी है। मैं आपकी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करूंगा, आप यहीं से आपसे बात करेंगे। उस्मा बेग मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि वो जो है हमें गाना सुनाए। जी प्लीज।
से छलक जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है। वो आए रूबरू हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ उनका कुछ उनको आजमाएंगे। सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। दबे पाँव हमें आकर किसी का गुदगुदा देना, वो अपना रूठ जाना और वो उनका मना लेना। वो मंजर झांकते हैं आज भी यादों की चिलमन से। भुला सकता है कैसे कोई वो अंदाज़ बचपन के। हमें गुजरी हुई बातों को दोहराना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। हमें आता नहीं है प्यार में बेआबरू होना, सिखाया इश्क को हमने वफा में सुरखरू होना। हम अपने पूरे दिल से जिंदगी की मांग भर देंगे। ये दिल चीज़ है हम जान में कुर्बान कर देंगे। खिलाफे ज़ब्त उल्फत हमको मर जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, Excellent जी। वेरी नाइस। जी जी जासमन जी आप गुफ्तगू हो रही थी मेरी आपसे जी, जी। शूज़ एसेसरीज और शूज़ के हवाले से काफ़ी नाम पैदा किया, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो है हम स्टैंप इसके ऊपर दूसरे मुल्कों की लगा कर बेच देते हैं। लेकिन जी आप देखें कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जितनी है 6 अरब से ज़्यादा तकरीबन, तो हर बंदे के 2 पाँव हैं और फिर सीजनल भी होते हैं गर्म, इसका मतलब जूता हर बंदे की ज़रूरत है, कैजुअल और स्पेशल बंदे की ज़रूरत होता है। तो वैसे खाने में भी ठीक रहता है, पहनने में भी ठीक रहता है। खाने में बिल्कुल जी, जाहिर है कोई अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो खाने भी पड़ जाते लेकिन दोनों हिसाब से जूता बेहतरीन चीज़ है। और बल्कि बड़ों के जूते खाना नसीब वालों की बात है, जो आप बड़ा कम हो यही गया। फैमिली स्टाइल का जिक्र आ गया देगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जी, बात बोलिए। ये होता है कि जिन्होंने बड़ों के जूते खाए हुए हैं ना, आज वो इस मुल्क के में वो कहीं एक बैठे हैं। बड़ा बेशक, पॉजिटिव बेशक। रोल प्ले कर रहे हैं और वेल एस्टेब्लिश है वो लोग। बिल्कुल। लेकिन वो राज नहीं बताते अपनी कामयाबी का कि हमने जूते खाए हैं। जूते खाना जी, जिनके पेरेंट्स जिंदा है या आपको दादा दादी जिंदा है, वो बड़े खुश नसीब हैं, और जो खो चुके हैं कभी कभी दोस्तों से भी पड़ जाते हैं। दोस्तों से तो वो पढ़ते हैं, तो दोस्तों को मारता भी है ना, फिर खाता है और उनको खिलाता भी है। बात यह है, ये इंडस्ट्री में बहुत वाइड स्कोप है, जी। लेकिन इसमें कोई बाकायदा कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। जैसे टेक्निकल इदारे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, उसमें डिज़ाइनिंग के शोबे में कोई काबिल ज़िक्र कोई काम नहीं किया गया गवर्नमेंट लेवल पे। हम क्लर्क पैदा करते हैं, हम करते रहे, अब तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, आईटी में लोगों को वो ला रहे हैं, तो वो बजाय जुफ्त साजी जो है ना, शू मेकिंग, ये एक बहुत बड़ा एक वो 6 अरब डॉलर के करीब इसमें हम सालाना ज़र मुबादला इस मुल्क में ला सकते हैं। लेकिन बात ये मैं वो बता रहा हूँ, दैट इज़ मिनिमम। बात ये है कि लोगों को उसमें एक तो यह है कि इसमें डिज़ाइनिंग के शोबे में एजुकेट किया जाए, मेट्रिकुलेट स्कूल लेवल पे, स्किलफुल लेबर पैदा की जाए, कॉलेज लेवल पे इसमें और डिज़ाइनर पैदा किए जाएं, और फिर इंडस्ट्री को सहूलतें दी जाएं, और फिर उसके बाद आप उनको बताया जाए कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की उसमें हम ये करते हैं कि हम जूते बनाते हैं, लेकिन हम कीमत ना मिलने की वजह से उसमें जो एक्सेसरीज है ना वो कम कर देते हैं। वो लो क्वालिटी की यूज़ करके उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। फिर लेदर के मामले में हमारे मुल्क में लेदर बकरा ईद पे आप देखें कितना जानवर ज़िबा होता है, और इसमें बड़ा स्कोप है कि हम बजाय इसको रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करें और बाहर से जूते इंपोर्ट करें, हम ये इसको यहीं से फिनिश फॉर्म में यानी वैल्यू एडिड करके हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते। ये 6 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर का इसमें अवेलेबल है। तो आप देखें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टोटल इस वक्त 25-26 अरब डॉलर के करीब घूम रही है। अगर इसमें 6 से 10 अरब डॉलर का इस एक शोबे का उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ बात चलेगी। हमारी एक्सपोर्ट्स जाके तुर्की के बराबर हम जो है ना अपने ज़र मुबादला को इस मुल्क में ला सकते हैं। लेकिन बात यही है कि इसमें कोई इदारे बनाए जाएं कि जो इसमें सीरियस स्टेप लें, और फिर जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो हैंडमेड शू हमारा पूरी दुनिया में पॉपुलर है। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फैंसी शू जैसे खुसा वगैरह एक्सपोर्ट होता है, और लेडीज़ जो बड़ी फैंसी जूते बड़े ज़्यादा जाते हैं अमेरिका में, जर्मनी, फ्रांस में, जापान में। तो इसको अगर इसमें चंद लोग कर रहे हैं, तो अगर हम इसको लोगों को यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे पढ़े लिखे लोगों को, और उनको क्वालिफाइड होंगे, तो वो एक तो 5-7-10 लोगों को कॉटेज लेवल पे वो रोज़गार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। दूसरा ये है कि वो जो एजुकेटेड बंदा है उसको ना सिर्फ डिज़ाइनिंग के शोबे में या इससे रिलेटेड एजुकेट किए, बल्कि उसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी उसकी एजुकेशन का जो मामलात हैं उसको उसकी अवेयरनेस भी स्कूल कॉलेज लेवल पे दी जाए। तो वो उससे ये होगा कि इस इंडस्ट्री में हम अरमानी और गुची और सारे ब्रांड नाइकी टाइप को है, इसको हम कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका उल्ट हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि हमें पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 5 साल तक इस इंडस्ट्री को टैक्स फ्री करे,
और उसके लिए लोगों में अट्रैक्शन आएगी, इन्वेस्टर आएंगे, और वो जो लोग अब अनएम्प्लॉयमेंट इस मुल्क में जो हो रही है वो बजाय अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मौजूदा सिनेरियो में हो ये रहा है कि हमारे जो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कॉटन इंडस्ट्री दम तोड़ रही है कि हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं, इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, और ताकि हमारी जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसको हम रिजॉल्व कर सके, उस मुल्क में हम तरक्की और खुशहाली पैदा के लिए गवर्नमेंट के लिए एक ये सेक्टर एक माविन हो, ममदून साबित हो सके। इंशाल्लाह जी ऐसे ही होगा। अरशद गौरी की तरफ रुक करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि कुछ इनकी पिक्चर्स की कलेक्शन है जो कि दिखाई जाए, ताकि उसके बारे में भी इनसे बात की जाए। अच्छा गौरी साहब, ये आपकी पिक्चर्स की कलेक्शन है, इसका थीम के बारे में बताइए कि मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने, जैसे कि लास्ट 3 डिकेड की अगर बात की जाए तो पहले मैनुअल फोटोग्राफी हुआ करती थी और आज वो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। कैसा देखते हैं इन चीज़ों को? बड़े करीब से देखा जाए तो बड़ा इंसान महसूस होता है, लेकिन आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया और आप खुद भी फरमा रहे थे कि हम उसमें एडिट करना काफ़ी शुरू कर दिया। बेसिकली मैं एक सोशल डॉक्यूमेंट्री एंड स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, और पॉजिटिव पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि एक जो फोटोग्राफर होता है वो एम्बेसडर होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी उसने फ़ोटो खींचनी है, अगर रात को उसने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है तो उसने पूरी दुनिया में वो तस्वीरें पहुंच जानी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि जो भी फोटोग्राफर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे कोलीग्स हैं, कुछ पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ हमेशा करें और पॉजिटिव इमेज दिखाएं पाकिस्तान की। ये दूसरी बात ये है कि आजकल का जो दौर है डिजिटल फोटोग्राफी का दौर है, एक इससे पहले कन्वेंशनल फोटोग्राफी था, हम लोग पहले कन्वेंशनली काम करते थे, फिल्म्स पे काम करते थे, और वहाँ एक लेंथी प्रोसेस था, वहाँ पे हर चीज़ आपको सोच और समझ के करनी पड़ती थी। हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं थे, जो कुछ भी मेहनत करनी पड़ती थी कैमरे के अंदर ही करनी पड़ती थी, और बड़ा मुश्किल काम था। लाइट मीटर्स हमारे पास होते थे, अगर हम कमर्शियल भी काम करते थे तो एक एक पूरे कमरे की लाइट को बैलेंस करके बनाने थे। फिर हम इंतज़ार करते कि कल परसों, जब भी 1-2 दिन के बाद हमारे रिज़ल्ट आते थे, तो वो सारा एक हार्ड वर्क था और उसमें डेडिकेशन बहुत था उस काम में ना। आजकल के दौर का मसला ये है कि आज आपने अभी फ़ोटो खींचा, अभी आपको फ़ोटो नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और नज़र इसलिए आना शुरू हो जाता है कि किसी भी पोजीशन में आप फ़ोटो इसलिए ले लेते हैं कि पहले हमारे पास एक फ़ोटोग्राफी में टर्म होती है ISO एक लाइटिंग स्टैंडर्ड है। पहले हमें 100 ISO की फिल्म्स आती थी, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा 200 ISO की फिल्म आती थी जो कि लाइट सेंसिटिविटी को मेजर करती थी, उसमें हमको एक प्रॉपर लाइट चाहिए होती। आजकल के कैमरों में माशाल्लाह हज़ारों में ISO पहुंच गया है। हज़ारों में ISO पहुंचने की वजह ये हो गई कि आप इस कमरे में भी बग़ैर फ्लैश के आप फ़ोटो खींच सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी वजह से जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है लोगों में ना। अगर आप सोच समझ के फैसला करके आप एक्सपोजर को एक नॉलेज ले के काम करेंगे तो आपकी तस्वीर में मेहनत नज़र आएगी, और अगर आप वैसे ही लेमैन के तौर पे एक फ़ोटो खींच के अपडेट कर देंगे तो वो टेक्निकलिटी और वो एस्पेक्ट नहीं होंगे फ़ोटोग्राफ में जो एक प्रोफेशनल चाहता है देखने का। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब डिजिटलाइजेशन की आपने बात की, मैं सियाहत के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा। क्या रोल प्ले कर सकती है आजकल पाकिस्तान में? टूरिज्म का एक बड़ा माशाल्लाह से एक दौर जो है उजागर हुआ है, हर दुनिया का हर जो मुल्क है वो पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए आना चाहता है, तो फोटोग्राफी किस तरीके से इसमें रोल प्ले क्यों हुआ है? आपने ये आपने गौर नहीं किया, ये 2-4 साल में ही हुआ है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि डिजिटाइज दौर के अंदर माशाल्लाह इतने व्लॉगर्स आ गए हैं, इतने फोटोग्राफर्स आ गए हैं, लोगों में एक्सेस हो गया है जाने का। लोग देखते हैं वहाँ पे नॉर्दर्न एरिया की फ़ोटोज़ को देखते हैं, पाकिस्तानी ब्यूटी को देखते हैं, लाहौर का कल्चर देखते हैं, सिंध में मोहनजोदारो देखते हैं, हर पूरा पाकिस्तान को वो देखते हैं फ़ोटोग्राफ की वजह से। और इसलिए कि सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, जब एक आदमी एक चीज़ पॉजिटिव देखेगा तो डेफिनेटली वो आएगा कि चले हम भी जाके देखते हैं वो क्या चीज़ है, वो क्या है इसके अंदर जो हम देखना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेड अ वाइटल रोल टू इम्प्रूव पाकिस्तान टूरिज्म। बिल्कुल।
आपकी तरफ मैं आऊँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जिस तरीके से अभी आप गाना गा रही थी, तो ये एक ऐसी कलेक्शन है कि इसको किसी भी डिकेट में गाया जाए, सुना जाए, कि ऑन फ्यूचर में सुना जाए, तो इसकी एक अपनी ही तासीर है। क्या महसूस करती हैं आजकल की रैपिंग को और सिंगिंग के हवाले से? बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ जी। जो सुना जाए वही संगीत है, जो गाया जाए वही गाना है मेरे नज़दीक। क्योंकि संगीत सिर्फ यही नहीं है कि आप उसको अपने ऊपर हावी ही कर लें, सरगम पलटा ही कहें कि सारे गामा पाधा निसा से ही संगीत होता है। ये तो इट इज़ गॉड गिफ्टेड, ये अल्लाह अता करता है। बाद में आपकी मर्ज़ी है, बकौल इनके जैसे कि ये पॉलिश में कमी रह जाती है, बकौल उनके के प्रमोशन नहीं है, बकौल उनके के तरबियत में कमी है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो फनकार बन जाता है, एक आर्टिस्ट बन जाता है। हर चीज़ को पॉलिश, एवरी थिंग वॉन्ट पॉलिशिंग, हर चीज़ को पॉलिशिंग चाहिए। मैं इसको क्लियर कर लूँ, इसको मैं ये सोचूं कि मैं इसी गाने को या कुछ इससे भी बेहतरीन हो, बहुत अच्छे अच्छे गाने, उनको मैं मज़ीद अपने तौर पर पॉलिश करके, तो जो उन्होंने गा दिया वो तो मैं नहीं गा सकती। जो असल फाउंडर होता है, जिसकी अपनी फाउंडेशन होती है, वो उसी की होती है। हम तो ऊपर से बेलें हैं ऊपर की ना, तो उसकी छोटी छोटी वो कोपलें हैं, बेलें हैं। हम लोग आर्टिस्ट जितने भी, उनको देखकर जैसे मलका एहतराम नूरजहां इज़ द लेजेंड, और उनके लिए तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए, उनके पास। और मैं ये समझूंगी कि संगीत, फिर दोबारा यही कहूँगी कि जो सुना जाए वो संगीत है, जो गाया जाए वो गाना है। और संगीत को इतना संगीन ना करें, संगीत है, संगीन नहीं है। ये बहुत, इट्स वेरी पोलाइट एंड वेरी लाइट एंड ब्यूटीफुल थिंग। और इसको हर सूरत में एक थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में स्पेशली जितना टैलेंट पाकिस्तान में है ना, आई नेवर बीन एनीवेयर, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं कम से कम 22 कंट्रीज़ मैंने अल्लाह के करम से देखी हैं, 22 कंट्रीज़। और मैंने देखा कि उनके पास इतना ही काम है जितना कि मिल जाता है, लेकिन यहाँ वदियत है हमारे आर्टिस्टों को। वो क्या फोटोग्राफ़र है, क्या वो पेंटर है, क्या वो पोइट है, क्या वो डांसर है, क्या वो एक्टर है, जो कुछ भी है, जैसे ये इनके अपने तौर पर एक अल्लाह ताला ने अता किया है हर चीज़ को, इनको अपने तौर पर अता किया है, इनको अपने तौर पर मेरे पास जो कुछ भी है थोड़ा बहुत अल्लाह का करम है। लेकिन जो टैलेंट हमारी ज़मीन में है, हमारे मुल्क में है, वो कहीं नहीं है। बट देयर इज़ नो एनी प्रमोशन, कोई प्रमोट करना चाहता ही नहीं कुछ भी, कोई कुछ बता कर राज़ी ही नहीं। अच्छा राज़ी जो है वो कहता पहले पैसे बढ़ाओ फिर गल करानी। सही बात। इट्स ट्रू, आई एम नॉट टेलिंग लाई, क्योंकि वट एवर आई सीन आउट ऑफ देयर, दे आर सो नोबल विद देम कंट्री, दे आर लविंग। हम लोग बहुत लवर हैं, वी आर टू मच लवर। हमें अभी आप जान देने को कहेंगे समेत आर्टिस्टों के, आपके बीमा इंक्लूडिंग एवरीवन, फ़ौरन दौड़ जाएंगे मरने के लिए, इस मुल्क के लिए, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए नहीं मरेंगे। और छोड़ो जी, ये कोई काम जी इलेक्शन यहाँ से होता, और उतों तो एनी धुंध पै रही, तो फिर की हो गया जी, उन्हें की होना, कई सालों की पै रही, वी आर अफोर्डिंग इट। हमें तो कभी कुछ भी नहीं हुआ, होता है सबको, सब कुछ होता है, बट रिकमेंडेशन नहीं कोई करता, उसको रिकग्नाइज कोई नहीं करता, उसको मेंशन कोई नहीं लाता, उसके लिए बात कोई नहीं करता। आई एम सो थैंक्सफुल टू यू कि आपने इस इशू को जो है वो लोगों में इन्फॉर्म किया है। और इनके तो काम की मैं क्या तारीफ़ करूं, ये तो खुद अपनी तारीफ़ अपनी है, क्योंकि जो मुसव्वर, जो तस्वीर बनाने वाला होता है, उसके अंदर जो सच्चाई होती है वो दिख रही होती है। उसने अपनी सच्चाई से फ़ोटो बनानी होती है, उसने अपनी सच्चाई से उस एंगल को देखना होता है कि इस एंगल में ये मुझे कैसा लग रहा है, तो देन वो लोगों के लिए पसंद करेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं खाऊंगी वो मैं अपने लिए पसंद करूँगी ना, देन दूसरे के लिए पसंद करूँगी। कैसे सोचूंगी कि खाएगा करेंगे, टेस्ट की बात है, किसी को कुछ पसंद आ जाएगा, किसी को कुछ पसंद आ जाएगा। जूतों का मैं इसलिए जिक्र नहीं करूँगी कि जूते थोड़ा मेरे का मजाक हो जाना चाहिए, प्लीज डोंट माइंड। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप गाना सुनाएं। हाँ जरूर जरूर। इश्क तेरा आतिश धड़का में बराबर
आकाश साड़े तख से काले परिश्क सड़े तार मेरा इबकड़ा 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 आते पाया कुंडियां ते आते पाया कुंडियां ते आपे खिंचना तो साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा इबकड़ा 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 जे माई तेनू एड़े प्यारे जे माई तेनू जे माई तेनू एड़े प्यारे जे माई एड़े प्यारे डोली पा देनी साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा इबकड़ा 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 दूधे पाके ले चले खेड़े दूधे पाके दूधे पाके ले चले खेड़े दूधे पाके ले चले खेड़े ना कोई उसर ना जोर साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा इबकड़ा 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 वे बुलिया सा मरना नाही वे बुलिया वे बुलिया सा मरना नाही वे बुलिया असा मरना नाही दूर पिया कोई हो साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन उठदा नी प्यारिया साडे वन
वाह जी वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आयशा, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे पूछना चाहूँगा, स्मोक के ऊपर आप काम कर रही हैं, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं मदर्स से रिलेटेड जिनके ऊपर आप हर वक्त कोशिश करती हैं कि अगर ये चीज़ें अपनी ठीक हो जाएं तो बच्चे भी ठीक होंगे, फैमिली भी प्रॉपर जो है ठीक से चलेगी? बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जिन पे हमने काम किया है। अच्छा, एक जो हमारे यहाँ ट्रेंड आ गया है ना, अम्मी शेमिंग का, उस पर हम बहुत ट्रेंड काम करते हैं। तो बेसिकली अम्मी शेमिंग में ये होता है कि आप नोटिस किया होगा कि अगर कहीं भी कोई माँ बैठी हुई है और वो अपने बच्चे को कुछ खिला भी रही है, तो जो बिकॉज ऑब्वियसली हर औरत किसी ना किसी स्टेज पे माँ बनती है, तो उसके ऊपर कमेंट ज़रूर पास होएगा कि तुम सही तरह नहीं खिला रही, तुमने टेबल पे नहीं बिठा के खिलाया, तुम गलत खाना खिला रही हो, कुछ ना कुछ, तुमने दुआ नहीं पढ़ी है, तुमने गलत दुआ पढ़ी है। तो हमें एक बहुत आदत है, यस, या ज़्यादा या कम पैम्पर कर रहे हो, मतलब किसी हाल में कोई खुश नहीं रहता, या बच्चा खुद क्यों नहीं खा रहा, अगर खुद खा रहे तो आप कहोगे तुम क्यों नहीं खिला रही, मतलब हर तरह से तनकीद। बिकॉज क्योंकि सारी औरतें कभी ना कभी माँ बनती हैं, तो उन सबको लगता है कि वो एक्सपर्ट्स हैं, और क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं तो वो तनकीद कर सकती हैं। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत गलत ट्रेडिशन है, क्योंकि यू नो एज मदर्स और माँ होने की हैसियत से हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है, एक दूसरे को मे बी सिखाने की भी ज़रूरत है, बट उनकी मदद चाहिए होती है आपको हर स्टेज पे। कोई माँ आपसे सीनियर माँ है, कोई आपसे जूनियर है, कहीं ना कहीं अगर हम ये तनकीद और क्रिटिसिज्म करेंगे फिर ऑब्वियसली हमें झिझक आ जाएगी, हम बात नहीं करना चाहेंगे, ना हम ऑनलाइन बात करेंगे ना ऑफलाइन। इसलिए लाइक बहुत ज़्यादा स्केरी अम्मी पे जो मसाइल लोग लिखते हैं वो अनोनिमस लिखते हैं, कहते हैं हमारा नाम ना लिखो, बिकॉज ये एक ट्रेडिशन बन गई है हमारे यहाँ कि हमने तनकीद करनी है। तो अम्मी शेमिंग के ख़िलाफ़ मैं बहुत दफ़ा बोलती हूँ, और मेरी बहुत कोशिश होती है कि यू नो ये जो एक आइडिया ये ख़त्म हो। बिकॉज देखिए, अगर आपकी नज़र में कोई माँ गलत भी कर रही है तो कोई माँ जानकर अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करेगी। Very true. उसकी हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन हो, लैक ऑफ एक्सपोजर हो, उसके मिसाइल तो हमें नहीं पता, उसकी क्या सिस्टम है जिसके तहत वो ये कर रही है। मतलब एक ज़माना था जब फार्मूला मिल्क समझा जाता था कि बहुत अच्छा मिल्क है, और अब बच्चों को अमेरिका का दूध पिलाओ, इंग्लैंड का दूध पिलाओ। तो अब मेरी अम्मी मुझे बताती है, नहीं मैं तो वो भी डॉक्टर थी, कि जब वो मदर बनी थी तो तब ये बेस्ट समझा जाता था कि आप फार्मूला पिलाओ बच्चों को, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेड मिल्क है। फिर जब साइंस आई और पता चला कि नहीं ये तो गलत बात है, जो मदर्स फीड है वो बच्चे के लिए सुप्रीम है, सबसे अच्छी है। लेकिन अब उन माओ ने जान के तो नहीं अपने बच्चों को फार्मूलाज दिए, उनको यही पता चला। अब इस ज़माने में भी ऑब्वियसली बिकॉज वो जो एक बात लोगों के जहन में बैठ गई थी वो अभी भी है, तो कुछ काफ़ी माओं को नहीं पता कि मदर्स फीड से बेहतर कोई दूध ही नहीं है, तो वो फार्मूला देती हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट होती है कि जो जिन माओं ने मदर्स फीड किया वो कहती हैं जी वो गलत है, वो तो माँ ही नहीं है। जो लोग वो करते हैं वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारे ये मसले थे जिनकी वजह से हमने नहीं किया। तो ये अम्मी शेमिंग का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा लाइक रेगुलरली बात ठीक करती है। हूँ। इजाज़ खान साहब, अगर 1670 सेंचुरीज की बात की जाए तो बरतानिया ने इस वक्त भी और उस वक्त भी पूरी दुनिया में राज कर रहा था, तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि मैं सबसे पहले अपनी मईशत को बेहतर करूं, क्योंकि मईशत की वजह से ही इंसान अगर कोई दूसरे मुल्क से नहीं लड़ पाता, तो वो रशिया का भी हमारे सामने है कि वो किस तरीके से उनकी रियासतें स्टेट्स जो टूटी और वो डिफरेंट 6-7 रियासतों में बदल गया। तो उसने क्या किया कि अपने मुल्क में हर घर में इंडस्ट्री जो है, छोटी छोटी इंडस्ट्री जिसे कॉटेज इंडस्ट्री का लगाने शुरू कर दी। पाकिस्तान में माशाल्लाह से आप बिजनेसमैन हैं, इतना काम कर रहे हैं, और हुकूमती लेवल पर हो या इंडिपेंडेंट हो या चैम्बर के हवाले से भी आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि हमें अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहिए? जी, मैं एक अरसा दराज से इस SME सेक्टर और कॉटेज इंडस्ट्री पे बात करता आ रहा हूँ। अब बात यह है कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है ना, ये जॉइंट वेंचर होता है। गवर्नमेंट को इनकरेज करना होता है प्राइवेट सेक्टर को, वो इंसेंटिव देकर, टैक्स में छूट देकर। अब ये स्टेप गवर्नमेंट के लेवल पे होने चाहिए कि किसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उसको क्या फैसिलिटीज़ देती है, और प्राइवेट सेक्टर को वो जो इन्वेस्टर होते हैं जो वो अपना पैसा लगाते हैं, इससे क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री ही बेसिकली जिन ममालिक ने तरक्की की है उनमें जो बेस करता है ना वो कॉटेज इंडस्ट्री और SME सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर। अब बात ये आती है कि आज है इकोनॉमी का दौर, आज आपके मिसाइल, आपके जो जंगी आपके जो पावर है ना वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है जितनी आपकी अहमियत इकोनॉमिक पावर की है। उसकी बहुत सारी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। आपने रशिया की मिसाल दी कि उसके पास
कितनी ज़्यादा वो है इस वक्त जंगी सलाहियत है। साजो सामान कितना ज़्यादा, लेकिन आप देखें कि दुनिया की दूसरी सुपर पावर थी वो ख़त्म हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। बात ये आ गई इकोनॉमिक जो है ना वो फैक्टर वो बड़ा डोमिनेट कर गया दुनिया में। आप देखें भी ताज़ा मिसाल है कि मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक इस्लामिक ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही जिसमें प्रोमिनेंट ईरान, तुर्की और मलेशिया वगैरह, मिस्र हैं, पाकिस्तान भी इनवाइटेड था, लेकिन हमारी इकोनॉमी वीक है तो हमें हमारे आकाओं ने बुला लिया, चाहे वो हमारे मुसलमान ही। उन्होंने थ्रेट किया कि आपको जो फॉरेन रेमिटेंस आता है हमारे पास काम करने वालों का 40 लाख लोगों का, एक तो हम उनको निकाल देंगे और बांग्लादेश से हम मैन पावर बुला लेंगे। दूसरा, अभी हमने जो भीख मांगी, इस बेचारे प्राइम मिनिस्टर ने इस मुल्क के लिए कासा उठाकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्होंने जो इनको उधार पेट्रोल दे रहे हैं और जो हमारे अपना बैंक में स्टेट बैंक में उन्होंने जो रखे हैं वो उन्होंने थ्रेट कर दिया कि हम निकाल लेंगे, आपको उल्टा कर देंगे। उसका नतीजा क्या हुआ, हमें घुटने टेकने पड़े। बात इकोनॉमी की, इकोनॉमी हमारी मजबूत होती कोई हमें डिक्टेट कर सकता था। तो आज दौर इकोनॉमी का है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। दुनिया कौमें बनने में टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने हमारे बाद आज़ादी ली, और जैसे कोरिया है, मैं आपको चाइना है, और बहुत सारे ममालिक हैं जो हमारे बाद इंडिपेंडेंट हुए और उन्होंने इस वक्त दुनिया में वो एक इकोनॉमिक पावर हैं। तो बात ये है कि आए, मैं हर लेवल पे कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, मैं इस मुल्क का खैर खां, मैं कहता हूँ सब स्टेक होल्डर एक पेज पर आएँ और ख़ुदा के लिए इस कौम का सोचें, आने वाली नस्लों का सोचें, इस मुल्क की बका का सोचें। ये मुल्क है तो आपकी पॉलिटिक्स भी है, ये मुल्क है तो आपके कारोबार भी हैं। तो इस मुल्क के लिए आप तैयार हो जाएं। बहुत हो गई एक दूसरे की टांगें खींचना, बहुत हो गया कि एक दूसरे के रास्ते में रोड़े लटकाना। आए, सोचें, जो कुछ हो गया उसको भूल कर हमें आगे बढ़ना है, हमें मजीद वक्त हम आगे का सोचना है और अपनी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अरशद गौरी साहब, क्या स्कोप देखते हैं न्यू जनरेशन में फ़ोटोग्राफी का? न्यू जनरेशन में फ़ोटोग्राफी का स्कोप ये है कि बग़ैर एजुकेशन के कोई चीज़ भी इतनी आसान नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल काफ़ी इंस्टीट्यूट जो है फ़ोटोग्राफी की तरफ बच्चों को बुला रहे हैं और बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं कि फ़ोटोग्राफी बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम तक आप उसकी एजुकेट कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक आप सोशल मीडिया पे उसके ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जब तक फ़ोटोग्राफी आप ख़ुद नहीं करेंगे, इट्स अ ट्रायल एंड एरर, समझे ना। जब तक आप ख़ुद नहीं करेंगे, ख़ुद नहीं समझेंगे, तो आप उसको इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो लिहाजा मेरा जूनियर से यही है कि प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें, फ़ोटोग्राफी में अपने आप को एजुकेट करें। कोई भी काम कर रहे हैं अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं। प्रोफेशनल बनाएंगे तो आपको काम मिलेगा। आप समझें कि आप लकड़ी की तलवार से आप लड़ने चले जाएंगे, नहीं, आपको बहुत सॉलिड होना पड़ेगा इसके लिए ना। अपने आप को एजुकेट करेंगे तो आपको काम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त। आयशा, मैं चाहूँगा कि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त आपको पता है कि हमेशा से कैसा होता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात और आवाम तक आपका मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करती हैं। क्या इस वक्त मौजूदा फ्लॉस देखती हैं, जैसे कि अभी आपने अम्मी शेमी के हवाले से बताया, और किस तरीके से आप इसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएंगी? आई थिंक जो एक बहुत बड़ा मसला है ना इस वक्त पाकिस्तान में, वो ये है कि जब औरतें मदर्स बन जाती हैं तो उनको अक्सर काम छोड़ना पड़ता है। बिकॉज एक तो मसला ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया। तो आप देखेंगे कि बहुत सी ख़वातीन डॉक्टर्स जो मतलब जिन बहुत अच्छे नंबर्स लिए, जिन्होंने और मतलब मेडिसिन में शायद टॉप भी किया, उनको पे घर बैठना पड़ता है। बिकॉज जब वो एक मदर बन जाती हैं और अब जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है कि आप दादो चाची के पास छोड़ दो, तो आप क्या करो। इसी तरह बहुत सी इंजीनियर्स, जिनके लड़कियां जनरली बहुत अच्छी होती हैं पढ़ाइयों में, इंजीनियर जिन्होंने टॉप किया हो, और मतलब बहुत सी ऐसी डिग्रीज, लॉ में किसी ने टॉप किया हुआ है, वो घर बैठा हुआ है। सो मुझे लगता है कि अगर हुकूमत सिर्फ ये समझ ले कि ये इतना बड़ा असासा है, मतलब ये पढ़ी लिखी टॉपर्स हीन औरतें
इस वक्त घर बैठी हुई हैं सिर्फ एक वजह से कि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं कोशिश की कि वो मदर्स को सपोर्ट करें, जबकि मदर्स, नेपोलियन का एक बहुत मशहूर सेइंग है कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन, एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज अगर आप एक माँ को इन्फॉर्म करते हो तो आप एक जनरेशन को इन्फॉर्म कर रहे हो। लाइक मेरी पूरी कैंपेन मदर्स के थ्रू होती है, बिकॉज आपने एक माँ को समझा दिया कि स्मोक खतरनाक है, वो अब दुनिया इधर से उधर कर लेगी, वो अपने बच्चों को पहनाएगी मास्क, अपने मियाँ को पहनाएगी। आप एक मियाँ को समझाओ, अब औरतें सोशल होती हैं, एक दूसरे से बात बहुत करती हैं, तो आप एक माँ को एक चीज़ समझा दो ना, वो फैल जाएगी और वो बच्चों पे भी फैलेगी, वो अपने अपने पेरेंट्स को भी बताएगी, तो वो एक पूरी जनरेशन को बदल देती है, एक औरत जो इन्फॉर्म्ड हो। इसीलिए लाइक जो लोग समझते हैं हमेशा ये कहते हैं कि पढ़ी लिखी बहुएं लाओ, क्यों? बिकॉज पढ़ा लिखा आदमी होना इतना ज़रूरी नहीं है, पढ़ी लिखी बहू ने अपनी औलाद में और अपने इर्द गिर्द के लोगों में और अपनी औलाद के औलादों में पढ़ाई का शऊर ज़रूर पैदा करना है। अब हमारी हुकूमत के पास इस वक्त लाखों औरतें मौजूद हैं जो ज़हीन हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो मतलब बहुत कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत ने बिल्कुल कोई फैसिलिटीज़ नहीं रखी। तो आप देखें मैटरनिटी लीव दुनिया में 9 महीने है, पाकिस्तान में 4 हफ्ते है। तो अब आप 4 हफ्ते बाद एक बच्चे को छोड़ के कैसे जाओ दफ्तर? नहीं जा सकते, तो आपको फिर रिज़ाइन करना पड़ता है, या मतलब आप अपनी मदर को भी कहोगे तो कितने महीने? पहले 9 महीने तो बच्चे के बहुत असेंशियल है, जब तक वो गर्दन ना उठा सके एक बच्चे को उसकी माँ चाहिए। फादर्स के लिए कोई लीव नहीं है, तो अगर माँ को चले वापस दफ्तर जाना है तो बाप देख ले, वो ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा आई थिंक हार्डली कोई जगह हैं, लाइक मैं खुद मेयो हॉस्पिटल से पढ़ी थी, मेयो हॉस्पिटल में अगर आप एक माँ हो, कोई डे केयर नहीं है, कोई मतलब नर्सरी नहीं है कि अगर आपको पूरी रात काम करना है तो आप बच्चों को कहाँ छोड़ो, बिल्कुल या ऐसे। पूरा दिन काम करना है। तो ये मतलब आई थिंक गिनती से 4 दफ्तर होंगे जो ये आपको जहाँ ये अलाउ काम करते हमें हैं। इसको ओवरऑल काम करने। बहुत शुक्रिया आयशा नासिर आपका, जिस तरीके से आज आपने मदर की अवेयरनेस के हवाले से गुफ्तगू की। इजाज़ खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बिजनेस के हवाले से आप आज आपने काफ़ी मोटिवेट किया हमारी जनरेशन को, और जो लोग कारोबार करना चाहते हैं किस तरीके से करना चाहते हैं। अरशद गौरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के वक्त के लिए, फोटोग्राफी के लिए, और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप अपना कंट्रीब्यूट करते रहें पाकिस्तान की सियाहत में भी, और अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स बनाते रहें। उस्मा बेग आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू जिस तरीके से आपने की और लोगों को आज कनेक्ट किया कि सबसे पहले अपनी धड़कन के साथ कनेक्ट हो। और मैं चाहूँगा कि आखिर में आप अपना गाना भी ज़रूर सुनाएं हमारे नाज़रीन को। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, और अपने फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और मिलेंगे कल आपको इसी वक्त। जी उस्मा।